हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेसिकली आज के क्लास में हम लोग एटम्स के बारे में जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किस चीज़ से बना हुआ है? अगर मैं पूछूँ इसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? तो वो होता है एटम। एटम के बिना कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, हम कोई नया एटम बना नहीं सकते। एटम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले हमें एटम्स के बारे में किसने बताया था? तो सबसे पहले हमें बताया था सर जॉन डाल्टन, जो कि 1808 में ही वॉज अ ग्रेट फिजिसिस्ट और केमिस्ट। उन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि कोई भी मैटर है ना, वो सबसे छोटा यूनिट एटम से ही बना हुआ है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे और रिसर्च होने लगी, साइंटिस्ट लोग ने और रिसर्च किया। फिर उन्हें पता चला कि एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज के क्लास में हम लोग एटम के स्ट्रक्चर, एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो सब जानेंगे। उसके बाद वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम सबको पता है कि आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं वो हम फिजिकल केमिस्ट्री आपको स्ट्रांग बना सकते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम सबको पता है कि एटम के बारे में बहुत पहले से ही लोग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। कुछ फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर भी थे, कुछ ग्रीक फिलोसफर भी थे। तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन बताएं जो वेरीफाइड हुआ। जो थ्योरी वो था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि सर डाल्टन ने दिया था। तो इनके बारे में पहले जान लेंगे। उसके बाद एटम के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो वो हमें कैसे पता चला? तो चार्ज पार्टिकल इन मैटर देख लेंगे क्या है। फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की, इन सबको हम लोग जान लेंगे। उसके बाद ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको देख लेंगे। अब एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की अरेंजमेंट कैसे हुई है, तो ये सारा जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया, जो कि हमने पढ़ना है। सबसे पहला क्या है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो कि किसने दिया था? जे थॉमसन सर ने दिया था। उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसको देख लेंगे, इसमें क्या बताया गया है। उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आप सबको पता है कि ये जो मॉडल आया, ठीक है, ये कुछ टाइम तक हम लोग ने माना कि ठीक है, ये जो मॉडल बताया ये ऐसा ही है एटम। लेकिन क्या हुआ, अब उसके बाद इसका डिफेक्ट आ गया कुछ ना कुछ। और डिफेक्ट कौन लाया? डिफेक्ट लाया रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि वो कुछ और बताएं। उसके बाद इनका डिफेक्ट को हटाने के लिए आ गया बोहर मॉडल, तो इनको भी हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ना बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल के बाद आया था। तो हम लोग देख लेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की कैसे डिस्कवरी हुई और क्या होता है। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है अलग अलग सेल में, अलग अलग ऑर्बिट में, वो देख लेंगे। उसके बाद ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। इसकी वैलेंसी क्या है, कोई आयन है तो उसकी वैलेंसी क्या है, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, और लास्ट में आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं पूछूं मैटर क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम कहते हैं कि वो मैटर है। और एक एग्जांपल पूछूं तो एग्जांपल आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अगर आपके रूम में कुछ ना भी हो बट स्टिल एयर में गैसेस हैं, तो गैसेस का कुछ ना कुछ मास है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ? मैटर ही हुआ। इवन वी ह्यूमन बींग्स, हमारा भी मास है, हम भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ क्या बना हुआ है? मैटर से ही बना हुआ है। लेकिन अब मैटर का सबसे छोटा यूनिट, कोई भी चीज़ छोटे छोटे टुकड़े से जोड़ के ही बनता है ना। पूरा बिल्डिंग की बात करें तो वो एक ईंट से ही जुड़ के बना हुआ है ना। लेकिन अगर हम किसी मैटर की बात करें तो उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? तो वो होता है एटम होता है ना। तो पहले के फिलोसफर लाइक अराउंड 500 BC, उनका मानना था कि अगर मान लीजिए मैटर को हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं तो सबसे छोटा यूनिट जो आता है वो होता है एटम। भले ही एटम विजिबल ना हो, लेकिन सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? एटम होता है, ठीक है। और उसका शेप कैसा होता है? तो वो स्फेरिकल शेप का होता है एटम, ठीक है। ये सब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली। तो लेकिन सबसे पहला थ्योरी जो कि एटम के बारे में किन्होंने दिया था, तो वो दिया था हमें सर डाल्टन ने, सर जॉन डाल्टन ने दिया था। और इन्होंने अपने थ्योरी में क्या बताया था? एक्चुअली इन्होंने, जैसे कि हमें पता है कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं, जैसे कि
हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब नोबल गैसेस हैं। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये एटम्स मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये किसी से कंबाइन करके नहीं एग्जिस्ट कर रहे। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आप ऑक्सीजन कभी O देखे हैं, इसका सिंबल होता है, लेकिन O के फॉर्म में कभी नहीं रहता है, ये हमेशा O2 के फॉर्म में होता है। मतलब ये एटम्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कंबाइंड स्टेट में। तो आपको ये पता है। फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल में हम लोग बहुत सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखे हैं, है ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया है। एंटोइन लेवोशियर, प्रॉस्ट साइंटिस्ट ने बताया है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हम लोग ये सब देख चुके हैं। तो इस थ्योरी में सर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने सारे थ्योरी को, जब उस टाइम तक जितनी नॉलेज थी उन सबको इन्होंने कंबाइन करके अपना थ्योरी दिया। तो इन्होंने क्या बताया, तो सबसे पहला चीज़ उन्होंने ये बोला कि मैटर जो है किस चीज़ से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, जो कि इनडिविजिबल है। तो मैटर, चलिए आप लोग भी लिखिए, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट indivisible particle called atom, है ना। अब दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि एटम जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। मतलब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, इन अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एटम इज कंजर्व्ड। इसका मतलब मैं अभी बताती हूँ। एटम इज कंजर्व्ड मतलब कि हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन एटम्स कभी भी मतलब टूट नहीं जाता है या जुड़ नहीं जाता है, कोई दूसरा एटम बाहर से नहीं आ सकता है। तो ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट, ये हम सबको पता है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब नया एटम हम लोग नहीं बना सकते हैं, है ना, एटम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसे हम बना नहीं सकते, है ना। आयरन के एटम हम लोग बना नहीं सकते। फिर एटम्स को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको तोड़ के छोटा टुकड़ा में उसको तोड़ नहीं सकते एटम को। तो ये हो गया, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट, चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये बताया कि सेम एलिमेंट का एटम जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन इसका भी कुछ एक्सेप्शंस है। क्या क्या एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। वो चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो क्या बताया, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल। उसका मास, उसका शेप, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। और ये बस उसका जस्ट अपोजिट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल हैव डिफरेंट मास, विल हैव डिफरेंट शेप। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट will have different shape and different mass। और इसका एक्सेप्शन लिख लीजिए, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। आइसोबार सेम ही एलिमेंट का होता है बट स्टिल उनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, लेकिन एटम के अंदर भी कुछ चीज़ ऐसे हैं जो कि उस टाइम लोगों को पता नहीं थी। तो क्या हुआ, उस टाइम के लोग ना कुछ करंट फील कर रहे थे, जो अभी भी हम फील करते हैं, है ना। पॉलिस्टर का चीज़ हो गया, अगर हम पहन लिए, या प्लास्टिक से हम करंट फील करने लगते हैं,
या फिर आप मान लीजिए आप ड्राई हेयर को कॉम्ब कर रहे हैं, तो कॉम्ब करने के बाद जब आप कॉम्ब को थोड़ा दूर ले जाएंगे तो आपका हेयर क्या होता है, उसे अट्रैक्ट होने लगता है। या फिर मान लीजिए आप बलून लिए हैं, आप बलून को फुला के आप अपने हेयर में उसको रब कर रहे हैं, या फिर सिल्क का क्लॉथ में रब कर रहे हैं, तो रब करने के बाद लाइक अराउंड 30 सेकेंड तक रब किए और उसके बाद आप उसको वॉल के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, वॉल को वो अट्रैक्ट करने लगता है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल है। ये तो पहले के लोगों को समझ में आ गया और अभी भी हम ये फील करते हैं, है ना, चार्ज पार्टिकल तो है ही। तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, या तो निगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। लेकिन अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, डिस्कवरी हुई तभी तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। लेकिन उस टाइम तो डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उस टाइम लोग समझते थे कि मैटर जो है वो एटम से तो बना ही हुआ है, बट स्टिल एटम के अंदर भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। और बच्चों आपको ये भी पता है कि अगर अपोजिट चार्ज होता है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, दूर जाते हैं एक दूसरे से। तो ये हो गया चार्ज पार्टिकल इन मैटर। अब इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की कैसे डिस्कवरी हुई और न्यूट्रॉन की, वो सब हम लोग देखते हैं अब। तो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जिसकी डिस्कवरी हुई थी वो है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आखिर किसने की, कब हुई और कैसे हुई, इन सब को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसकी डिस्कवरी के बारे में, कैसा सेटअप था, क्या हुआ, इसके बारे में अभी तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल आपको समझना चाहिए, है ना। अगर आप यहाँ पे अभी समझ लेंगे तो आपको हायर क्लासेस में आपके लिए और कॉन्सेप्ट को समझना ईजी हो जाएगा, तो अभी से समझ लेते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये पूछा जा सकता है, बट ये नहीं पूछेगा। बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जब हुई तो इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये किसने किया था, ये किया था सर जे थॉमसन ने। और इनकी डिस्कवरी कब हुई थी, तो 1897 में हुई थी। अब आइए समझ लेते हैं कि कैसे किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने लिया था एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, ठीक है, जो कि विजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिया, किसी भी 2 मेटल का इलेक्ट्रोड इन्होंने लिया। अब इस इलेक्ट्रोड को उन्होंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमको पता है कि बैटरी का 2 टर्मिनल होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो निगेटिव टर्मिनल वाला निगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड हो गया और पॉजिटिव टर्मिनल वाला बैटरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड कर दिया इन्होंने। अब क्या किया, अब यहाँ से इन्होंने हाई वोल्टेज सप्लाई किया। और एक और चीज़, यहाँ पे इन्होंने लगाया एक वैक्यूम पंप, ठीक है। वैक्यूम पंप यहाँ लगाने का रीज़न था कि ये चाहते थे कि अंदर का जो कंडीशन है वो ऑलमोस्ट वैक्यूम बन जाए। बट स्टिल अब किसी भी चीज़ को का वैक्यूम बनाना बहुत मतलब इम्पॉसिबल टाइप का है ना, कुछ ना कुछ गैस तो रहेंगे ही उसमें। तो ठीक है, अब ना इनको यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ था। अब इस सिलेंडर के अंदर इन्होंने कोई गैस लिया, कोई भी गैस, कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि पर्टिकुलरली हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ये सब गैस लिया गया, कोई भी गैस। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इन्होंने हाइड्रोजन गैस लिया था, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस लिया या फिर हीलियम गैस ही लिया इन्होंने, तो हमको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मास नंबर भी 1 ही होता है। अब हीलियम की बात करें तो इसके एटॉमिक नंबर 2 होते हैं और मास नंबर 4 होते हैं, ठीक है। अभी हमें पता है ये, है ना। ये अगर आपको नहीं पता तो आप लोग डिटेल में भी समझेंगे ही, बट स्टिल जान लेते हैं। तो अब क्या किया गया कि यहाँ पे, ठीक है, ये समझ में आ गया कि यहाँ गैस लिया गया, वैक्यूम पंप से वैक्यूम क्रिएट करने का कोशिश किया गया। ऑलमोस्ट अंदर का जो कंडीशन था वो 0.001 ATM प्रेशर बनाया गया। और यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्रॉक्स 10,000 वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई किया गया, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम वोल्टेज। अब उसके बाद इस तरफ मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इन्होंने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया। फ्लोरेसेंट स्क्रीन, तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होता है बच्चों, पहले ये समझ लेते हैं। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है ना कि जिसमें अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर स्ट्राइक करता है तो क्या करता है, वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन स्पार्क करने लगता है, ट्विंकल करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन था वो किसका था, जिंक सल्फाइड का उन्होंने लगाया था। किस तरफ लगाया था, तो पॉजिटिव साइड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये सर्किट कंप्लीट हुआ
तब क्या होगा कि अंदर में बहुत कम गैसेस हैं, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट वैक्यूम करने का कोशिश किया गया है। तो वो गैसेस क्या होंगे, इतने हाई वोल्टेज पे आयोनाइज हो जाएंगे, है ना। फॉर एग्जांपल ये क्या हो जाएगा, हीलियम 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब बच्चों अभी तक हमें पता है ना कि बीच में मतलब जनरल आइडिया हमें पता चल गया है कि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जहाँ पे सारा मास होता है और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एक ही सेल होगा और वो भी पहला सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जब लूज करेगा तो इसके पास आ गया H+ और ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये आयोनाइज टूट गया, आयोनाइज हो गया। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे जो भी गैसेस था उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना। अब क्या होगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है तो ये किधर जाएगा, ये पॉजिटिव तरफ ही जाएगा, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, है ना। तो ये जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तब क्या हो रहा था, कुछ विजिबल नहीं हो रहा था। क्यों नहीं विजिबल हो रहा था, क्योंकि इधर इसका पाथ विजिबल नहीं हो रहा था कि किधर से किधर जा रहा है। बट एक चीज़ विजिबल हो रहा था, क्या विजिबल हो रहा था, क्योंकि इस तरफ ZnS का स्क्रीन लगा हुआ था। तो जब भी ये इस पे फॉल किया, इतना सारा चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसको निगेटिव चार्ज बोलते हैं, अभी ये तो अभी हम लोग नहीं जानते कि इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो अभी हम नहीं बोलेंगे, बट जो निगेटिव चार्ज था वो फॉल किया तब ये स्पार्क करने लगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये लाइट हमें विजिबल हो गया। तब क्या हमें पता चला कि निगेटिव वाला चार्ज किधर गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो रे है इसको ही उन्होंने बोला कि वो कैथोड रे है, ठीक है। और कैथोड रे क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इलेक्ट्रॉन ही है। और जब ना इन्होंने इस पूरे चैम्बर में लगा दिया इन्होंने ZnS का स्क्रीन, जब इन्होंने ये किया ना तब ये पाथ यहाँ पे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ मूव, ये पाथ भी विजिबल होने लगा, है ना। पाथ बेसिकली कैसे विजिबल हुआ, हम इंटेंसिटी से बता पाए कि यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा था और इधर इंटेंसिटी कम होने लगा। तो इससे हमें पता चला कि क्या हो रहा है कि जो कैथोड रे है वो ऐसा लग रहा था कि ये कैथोड से एनोड की तरफ रे जा रहा है ना। बट ये तो नहीं है, ये तो कैथोड से नहीं जनरेट हो रहा है, ये कहाँ से जनरेट हुआ, ये गैस से जनरेट हुआ, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। ये किसने की, सर जे थॉमसन ने। अब हम लोग समझते हैं, अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं कि ये कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इसका E ये सिंबल होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या बताया, E/m रेशियो, ठीक है। ये भी आपको हायर क्लासेस में ही पढ़ना है, बट स्टिल मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया, मतलब मान लीजिए कि पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव वाला हो गया, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब सप्लाई किया तब क्या हुआ, ये निगेटिव वाला चला गया पॉजिटिव की तरफ। तो ये भी कंफर्म हो गया कि क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन ही है जो कि मूव कर रहा है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब हम लोग जानते हैं, हाँ, E/m रेशियो इन्होंने बताया ना, तो इससे इन्होंने अलग इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है या इस इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है इन्होंने अलग अलग नहीं बताया, बट स्टिल इसका रेशियो बताया इन्होंने। अब इसके रेशियो से हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता पा रहे हैं, अब इसका मास भी बता पा रहे हैं। तो क्या होता है मास और चार्ज, ये हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं। तो उससे पहले जान लेते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि अब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि सर जे थॉमसन के स्टूडेंट ने ही इसकी डिस्कवरी की। और क्या नाम है साइंटिस्ट का, इनका नाम है E. गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया प्रोटॉन की। तो सेटअप ना ऑलमोस्ट सिमिलर था, बस एक चेंजेस इन्होंने यहाँ पे किया। क्या चेंजेस किया कि देखिए यहाँ पे भी हाई वोल्टेज है, वैक्यूम पंप लगाया गया है, यहाँ पे कैथोड मतलब 2 इलेक्ट्रोड लिया गया है, ठीक है, एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव वाला। अब मैं आपको बता दूँ कि हम लोग जो निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड है, ठीक है, निगेटिव फॉर एग्जांपल ये निगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो निगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग अब बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि जब सेम सेटअप किया गया, 2 इलेक्ट्रोड लिया गया, ठीक है, अब इस तरफ, अब इस बार ना कैथोड की तरफ फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया गया ZnS का। तो अब क्या हुआ कि देखिए
अब क्या बोलते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल में एक इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी होगा। कोई अगर एटम एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वल नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे, है ना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमें तो हर जगह करंट फील होने लगता है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमें उतना जल्दी तो फील नहीं होता है। भले कोई बॉडी चार्ज हो जाता है तब हमें फील होता है, बट ऐसे तो नहीं होता है। तो यानी कि उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है। तो यानी कि कुछ ना कुछ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव भी किधर आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास आ रहा होगा। तो इस बार उन्होंने सेटअप किया, इधर लगाया ZNS स्क्रीन। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि ये विजिबल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर इन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया, क्योंकि ना आपको अभी पता है कि प्रोटॉन का जो मास है वो ज़्यादा होता है, तो ये ना इधर नहीं फॉल कर पा रहा था। तो इन्होंने ये कैथोड में होल बनाया, ये होल बनाया। तो जब ये होल बनाया ना तब ये पॉजिटिव चार्ज वो क्या हुआ, वो इधर आने लगा। अब इधर आके जब ZNS स्क्रीन पर फॉल किया तो ये ग्लो करने लगा। तो इस तरह से प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई। तो प्रोटॉन में क्या होता है, इसका सिंबल P होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी देख ली। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पहले समझ लेते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिंबल। सिंबल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल e से लिखते हैं और इस पे कैसे लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज, है ना। प्रोटॉन को स्मॉल p से लिखते हैं और इस पे कैसा, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन को n से लिखते हैं, वो भी स्मॉल, और उस पे 0, मतलब कोई चार्ज नहीं। रिलेटिव चार्ज इसका तो -1 होता है, प्रोटॉन का +1 हो जाएगा और न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं, तो 0। अगर हम बात करें एग्जैक्ट वैल्यू की तो कितना होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, एक यूनिट है चार्ज का। किसी भी चीज़ का यूनिट होता है ना, SI यूनिट। जैसे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल होता है, उसी तरह से चार्ज का कूलम होता है। तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। प्रोटॉन का भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन की बात करें तो कोई चार्ज ही नहीं है इसका। अब नेचर इलेक्ट्रॉन का कैसा है, निगेटिवली चार्ज, तो ये निगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। अब आते हैं डिस्कवर्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ये ज़्यादा पूछता है MCQs क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है J.J. थॉमसन सर ने किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, अभी हम लोग ने देखा। फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, E. गोल्डस्टीन ने किया है। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। ये हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में, जेम्स चैडविक। अब आते हैं मास का। तो मास जब देखा गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तब ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास से। तो कितना मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, इतना मास होता है। अब प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg। ग्राम में भी आप लिख सकते हैं, बस 3 यूनिट कम कर देना, -24 ग्राम हो जाएगा। अब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम ही होता है, लेकिन अगर आप आगे क्लासेस में देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, बट स्टिल ऑलमोस्ट इक्वल टू, हम लिखते हैं 1.67 × 10⁻27 kg। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे -31 और -27, मतलब 10⁵ का डिफरेंस है। तो उसी कंपैरिजन में तो नेग्लिजिबल ही होगा ना। तो हम ये भी बोलते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 2000 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इतना टाइम्स है। तो क्या हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल ही हो गया। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमें पता चल गया कि एटम के अंदर अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अभी तक हमें न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो अब
अब ये जब हमें पता चल गया कि एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कैसे अरेंजमेंट की गई है ये हमें अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया। अब कौन कौन से साइंटिस्ट ने बताया जो वेरीफाइड हुआ और हम उसको स्टडी करते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं अब, है ना। स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तब हमने बोला कि एटम को सबसे छोटा बोलना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल है। भले एक एटम को हम लोग तोड़ नहीं सकते, बट एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना। अब न्यूट्रॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में अभी मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद आया था। तो जब तक नहीं आया था तो अभी हम लोग इसी को मान के पढ़ते हैं आगे, है ना। तो देखिए, तो अब कैसे एटम कैसा दिखता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट कैसे की गई है, इसके लिए आया एटॉमिक मॉडल थ्योरी। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना मॉडल दिया एटम के बारे में। तो सबसे पहला मॉडल जो कि वेरीफाइड है, हम उसे पढ़ते हैं, वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और ये किसने दिया था? सर जे थॉमसन ने दिया था। तो इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया था, आइए वो समझते हैं। और इस मॉडल को इन्होंने एक और नाम भी दिया था, और वो नाम क्या था ये आप लोग इस फिगर को देख के बता सकते हैं। क्या था उस मॉडल का नाम? उस मॉडल का एक और नाम है, दैट इज वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी नाम है और वाटरमेलन मॉडल भी। तो अब जानते हैं कि ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, मतलब इन्होंने बेसिकली क्या बताया। एक्चुअली जो इन्होंने बताया वो किसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने नहीं बताया। बस उन्होंने हो सकता है कि वो ये वाटरमेलन खा रहे होंगे और उन्होंने अचानक से उन्हें आइडिया मिला होगा कि अच्छा एटम ऐसा हो सकता है। कैसा हो सकता है? उन्होंने ये बताया कि एटम तो एक स्फीयर है और वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा स्फीयर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज का है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है। ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, जस्ट लाइक कैसा? वाटरमेलन की तरह। जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये उन्होंने बोला कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का है। ठीक है, और इसमें जो सीड्स है ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन। तो ये था इनका मॉडल, लेकिन इनका जो मॉडल था वो किसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे तो नहीं था, है ना। तो इनके लिमिटेशंस आ गए, और लिमिटेशन ये हम लोग तब तक मान लिए जब तक रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया है कि कैसा अरेंज्ड है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और उनका भी पॉस्टुलेट्स है, उनका भी ड्रॉबैक्स है, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी हम लोग ये समझते हैं कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल का क्या लिमिटेशन है। और इन्होंने ये भी बोला कि एटम जो है एज अ होल तो न्यूट्रल है, क्योंकि ये तो उनको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये अगर ये एक्सप्लेन नहीं होगा तो अब कोई भी चीज़ कैसे एग्जिस्ट होगा अगर न्यूट्रल नहीं है तो, है ना। उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, इन्होंने ये भी बताया। क्योंकि इसमें इन्होंने ये बताया कि इक्वल नंबर है क्या इलेक्ट्रॉन के और इक्वल नंबर है प्रोटॉन के, तो इलेक्ट्रिकली क्या है, ये न्यूट्रल है एटम। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है। अब हम लोग इसके लिमिटेशंस जान लेते हैं। लिमिटेशंस बोलते हैं या ड्रॉबैक्स बोलते हैं। तो सबसे पहला लिमिटेशंस तो ये है कि कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था इनका। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया। हमें पता है ना कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने नहीं कोई इन्फॉर्मेशन दिया। अब तीसरा क्या था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट भी नहीं बताया। बस बोला कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन एज अ सीड्स की तरह वो एम्बेडेड है उसमें। तो क्या इन्होंने नहीं बताया? अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये सब क्या हो गया? लिमिटेशंस हो गया किनका? सर जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल में। तो बच्चों, अब आप लोग ना, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है और बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैम लिमिटेशंस में क्या लिखेंगे। सब तो लिख लेंगे लेकिन लिमिटेशंस क्या होगा। तो आप लोग, मैं बता दूँ आपको, यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए लिमिटेशंस। ये 3 लिमिटेशंस है। अब हम लोग आगे देखेंगे, क्या देखेंगे? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसको क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। चलिए उसको देखते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे मॉडल ऑफ एटम पे, जिसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और इस मॉडल को दूसरा नाम भी है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अल्फा रे को उन्होंने पास कराया था थिन गोल्ड फॉइल से।
ये हो गया अल्फा पार्टिकल। लेट्स सपोज ये जो है ना, ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? हीलियम 2+ को। आपको पता है हीलियम के पास 2 होते हैं एटॉमिक नंबर। ये सब हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे, बट आप लोग जान लीजिए। तो जब ये आयोनाइज होता है तो हीलियम 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो हीलियम 2+ को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल को इन्होंने पास कराया किससे? थिन गोल्ड फॉइल से। क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे थिन गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया था, गोल्ड की जगह कुछ और हम ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, गोल्ड तो पहला बात क्या है, एक मेटल है, और हमें पता है कि मेटल्स आर हाईली मेलिएबल। उससे हम मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं? थिन प्लेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एकदम पतला कर दिए तो उसमें क्या है, उसके अंदर एटम है ना, तो हमें एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो जाएगा हमारा। तो इसलिए इन्होंने थिन गोल्ड फॉइल लिया। अब इनका ऑब्जर्वेशन क्या आया ये तो हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन हम लोग समझते हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, है ना। तो पहले ये जानते हैं। देखिए, इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जाएगा, टकराएगा और ये वापस आएगा। और ऐसा क्यों था एक्सपेक्टेशन? क्योंकि हमें जे थॉमसन ने अभी तक यही बताया था कि एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। अब पॉजिटिव चार्ज है पूरा, तो क्या होगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम 2+, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये था इनका एक्सपेक्टेशन। बट क्या आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा। तो क्या था वो हम लोग सिमुलेशन के थ्रू समझते हैं। आइए देखते हैं उसे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग रदरफोर्ड मॉडल या फिर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को विजुअलाइजेशन के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि रदरफोर्ड ने एक्चुअल में अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था और उन्हें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिली थी। तो सबसे पहले उन्होंने लिया था अल्फा पार्टिकल, जिसको हीलियम 2+ बोलते हैं। उसको उन्होंने पास कराया थिन गोल्ड फॉइल से। अब यहाँ पे गोल्ड मेटल ही क्यों लिया गया था? क्योंकि हमें पता है कि गोल्ड मेटल हाईली मेलिएबल है, मतलब उसको हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी थिन गोल्ड फॉइल को यहाँ पे एक्सटेंडेड वे में दिखा हुआ है ना, आप लोग देख सकते हैं। और ये सब क्या है, ये सब गोल्ड के ही एटम है ना। एटम के अंदर ये येलो डॉट क्या है, ये सब गोल्ड के न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उन्हें क्या ऑब्जर्वेशन मिली। तो जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को पास कराया ना, तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हैं जो कि स्ट्रेट पास कर गए बिना किसी डेविएशन के, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल हैं आपको दिखेगा कि वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये डिफ्लेक्ट कर गया ना, और एक ऐसा पार्टिकल, मान लीजिए अगर 10,000 ऐसा पार्टिकल हम लोग भेज रहे हैं, तो उसमें से एक या दो ऐसा पार्टिकल था जो कि पूरा का पूरा 180 डिग्री से रीबॉन्ड कर गया। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन था। चलिए हम लोग इसको ट्रेस कर लेते हैं, तो ज़्यादा क्लियरली आपको दिखेगा कि बहुत सारे स्ट्रेट पास कर रहा है और कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट कर जा रहा है ना। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, अब देखते हैं रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले थे। तो बेसिकली 3 ऑब्जर्वेशन उन्हें मिला। क्या क्या? तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था, लेट्स सपोज ये एटम है, तो बहुत सारा रे स्ट्रेट पास कर गया विदाउट एनी डेविएशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ ऐसा रे था जो कि डिफ्लेक्ट कर गया कुछ एंगल से, है ना। और तीसरा क्या था कि आउट ऑफ 12,000 और 10,000 एक ऐसा रे था जो कि रीबाउंस कर गया, मतलब पूरा का पूरा 180 डिग्री से वापस आ गया। ये हो गया 3 ऑब्जर्वेशन। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ये कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थे और ये रीबाउंस कर गए। तो ये हो गया 3 ऑब्जर्वेशन। अब जब इन्हें 3 ऑब्जर्वेशन मिला तो इनसे उन्होंने क्या कंक्लूड किया वो हम देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने कंक्लूड किया 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहला कंक्लूजन ये था कि बहुत सारे रे जब स्ट्रेट पास कर गए थे, है ना, स्ट्रेट पास कर गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि बहुत जगह खाली जगह है एटम में, है ना। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। एम्प्टी स्पेस है एटम में। ये हो गया पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या था कि कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट कर गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थे ना, तो उनसे ये कंक्लूड किए कि कहीं बहुत कम जगह पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इन एटम
is at very few place, बहुत कम जगह पे है पॉजिटिव चार्ज, तभी तो वो कुछ कुछ ही ऐसा रे था जो कि डिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन से वो क्या कंक्लूजन निकाले, क्योंकि एक ऐसा रे था जो कि पूरा का पूरा रीबाउंस कर गया, तो इनसे ये कंक्लूजन ये निकाले कि एक जगह एटम के बीच में सेंटर पे कुछ एक ऐसा जगह है जहाँ पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है एटम का, ठीक है, और इसको उन्होंने नाम दिया कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इससे इन्होंने ये बताया कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है कहाँ पे, सेंटर पे। और इन्होंने ये भी बताया, कंक्लूजन ये भी दिया कि क्या बोला कि जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। तो उन्होंने ये बताया कि वॉल्यूम ऑफ एटम is approximately equals to 1 lakh times volume of nucleus, है ना। एक तो देखिए, एक तो बहुत छोटा है ना, और सारा का सारा मास लेके बैठा है, और वो कहाँ पे है, वो सेंटर पे है। इससे इन्होंने 3 कंक्लूजन निकाला, ठीक है। तो क्या क्या कंक्लूजन था ये भी एग्जाम में आता है, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज्ड है। तो क्या बताया इन्होंने ये बोला कि ठीक है, एटम स्फेरिकल है और बीच में सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और उन्होंने ये भी बताया कि हर एक एटम का मास होता है, तो मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ पे, सेंटर पे, मतलब न्यूक्लियस पे सारा का सारा मास है एटम का, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है हाई स्पीड में, ठीक है। तो ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। अब स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने ये बताया, उनको स्टेबिलिटी के बारे में भी बताना होगा, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि ये जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, तो अंदर की तरफ इसको मिल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण, और बाहर में मिल रहा है इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। तो क्या हो रहा है कि दोनों जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, और यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना मस्त घूम रहा है ऑर्बिट में। इन्होंने ये बोला, और इन्होंने और क्या बोला कि न्यूक्लियस का जो साइज है ना वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दी साइज ऑफ एटम, ठीक है। 3 चीज़ इन्होंने बताया, ये देख लेते हैं क्या क्या चीज़ था। तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, उसको न्यूक्लियस बोल दिए, सारा का सारा मास है न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है ऑर्बिट में हाई स्पीड से, फिर साइज न्यूक्लियस का बहुत छोटा है ये भी बताया इन्होंने, और डायमीटर जो है वो इतना टाइम ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ इन्होंने ये बताया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर है, सोलर सिस्टम से। जैसे कि सन के अराउंड सारा प्लैनेट्स घूमता है ना, उसी तरह न्यूक्लियस के अराउंड भी सारा इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। लेकिन अब इनके डिफेक्ट क्या हुए, इनके लिमिटेशन क्या हुए, तो इनके लिमिटेशंस आई जब सर मैक प्लैंक थ्योरी आई, क्योंकि इस मैक प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड मूव करता है तो आपको पता है कि एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज करने लगता है। तो यहाँ से आ गया डिफेक्ट। तो आइए डिफेक्ट को समझते हैं। तो इनका डिफेक्ट क्या था, सबसे पहले डिफेक्ट तो यही हो गया कि इन्होंने ये नहीं बताया कि ठीक है, इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, लेकिन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ये तो नहीं बताया इन्होंने, और ये स्टेबिलिटी को भी नहीं बता पाए, है ना। तो ये उनके 2 डिफेक्ट हो गए। कैसे इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, तो ये मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैक्स प्लैंक ये बताया अपने थ्योरी में कि कोई चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो जब भी ये मूव करता है तो ये एक्सेलरेशन हो रहा है इसका, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना हर एंगल पे, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करेगा, लूज करेगा अपना एनर्जी। तो एनर्जी लूज करते करते क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस पे फॉल कर जाएगा,
और अगर न्यूक्लियस पे फॉल कर रहा है तो एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, फिर ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। तो ये था 2 डिफेक्ट रदरफोर्ड के। अब आते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल पे, क्योंकि इनके लिमिटेशंस को वो रिमूव कर दिए। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाए थे, क्योंकि इनके मॉडल को रॉन्ग प्रूफ कर दिया था। किसने रॉन्ग प्रूफ किया? मैक्स प्लैंक ने, है ना। तो इनके लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आए दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है नील बोर, और ये कब दिए थे अपना पोस्टुलेट्स? 1913 में, है ना। अब नील बोर रेडी होके आए हैं और बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे हुआ है। तो पहला बात, न्यूक्लियस है सेंटर पे, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है ना। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया? इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बताया ना कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में जब मूव कर रहा है ना, तब ये कभी भी एनर्जी को रिलीज नहीं करता है ना। कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, अपना लूज नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। और इस फिक्स्ड ऑर्बिट को इन्होंने नाम दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट या फिर परमिसिबल ऑर्बिट बोलते हैं। क्या क्या पोस्टुलेट्स हो गए कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है, तो फिक्स्ड ऑर्बिट का नाम क्या हो गया? डिस्क्रीट ऑर्बिट। क्या क्या पोस्टुलेट्स है मैं आपको नोट्स दे दूंगी, अभी बस समझ लीजिए क्योंकि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है जिसको डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं। और जब इस ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में जब ये मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। जब फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा तब ये कभी भी अपना एनर्जी को लूज नहीं करेगा, है ना। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि ठीक है, एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, रेडिएट नहीं कर रहा है, बट अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग अलग होता है। मान लीजिए कि पहला सेल है, पहला सेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कुछ है, ठीक है, कुछ भी एनर्जी जूल में आप ले लिए, तो दूसरे सेल में इसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा होगा और उससे दूर वाले का भी ज़्यादा होगा। क्यों? इसका कम क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेंटर पे क्या है? प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा, ये स्टेबल बनाएगा इसको, तो इसके पास एनर्जी कम होगी। लेकिन जितना दूर जाते जाएगा, तो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है यानी कि उसका एनर्जी बढ़ते जाएगा, वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो आपको पता भी है कि आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी ज़्यादा है। आपको पता है कि जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं? वो अनस्टेबल होते हैं। जिसका एनर्जी कम होता है वो स्टेबल होते हैं। तो कभी आपने देखा है कि पहला सेल वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके गया है बॉन्ड फॉर्म करने? नहीं जाता है, आउटर मोस्ट वाला ही जाता है। तो लोअर सेल मतलब लोअर ऑर्बिट का एनर्जी जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू द आउटर लेयर। ठीक है, ये समझ में आ गया। बट ये जब भी मूव कर रहा है ना, तब ये एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है। ये तीसरा पॉइंट हो गया कि डिफरेंट ऑर्बिट हैव डिफरेंट एनर्जी, है ना। बस समझ लीजिए, अभी नोट्स मैं आपको दूंगी। फिर फोर्थ पॉइंट इन्होंने बता दिया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मान लीजिए पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट को इन्होंने नाम दिया दैट इज के सेल, दूसरे को एल, एम और फिर फोर्थ होगा तो इसका एन, मतलब इस तरह से इन्होंने नाम दिया। और इन्होंने ये बोला कि पहला सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितना होगा, ये डिपेंड करेगा किस पे? 2n² पे। और n क्या है? यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 × 1² दैट इज के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एल सेल में कितने हो जाएंगे? 2 × 2² दैट इज 8 हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें एम सेल की, एन सेल की, तो इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें 18 हो जाएगा, इसमें 32 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये चीज़ इन्होंने बताया। अब फिफ्थ पॉइंट इन्होंने ये बताया तो फिफ्थ पॉइंट उन्होंने ये बताया कि ठीक है, पहला सेल में 2, 8, तो लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करते हैं
in such a way, इलेक्ट्रॉन्स का जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं कि पहला सेल में कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे सेल में 8, फिर उसके बाद भी 8 ही होना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी है 8 से ज़्यादा का, अगर मान लीजिए इसके पास, किसी भी एटम के पास अगर लेट सपोज 40 इलेक्ट्रॉन है, 40 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला में 8 होगा, दूसरे में 8 ही होगा, तीसरे में भी 8 होगा, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 8 है तब वो स्टेबल है, इन्होंने ये भी बताया। उसके बाद तो देख लीजिए ये 10 हो गया, 18 हो गया, फिर से 8 करेंगे, फिर से 8 करना होगा, 8 4 जा 32, 32 + 2 दैट इज़ 34, तो यानी कि लास्ट सेल में 4 होगा इलेक्ट्रॉन, है ना, ये पता चल गया। और हाँ, इन्होंने एक और चीज़ बताया, 6 पॉइंट क्या बताया कि अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन में 2 फिल कर दिए तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 8 हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे 7 कर दिए और इसको 9 कर दिए, ये गलत हो जाएगा। तो ये था पोस्टुलेट्स किसका, बोहर एटॉमिक मॉडल का। तो आइए मैं आपको नोट्स भी दे दूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस का लिमिटेड ऑर्बिट में, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और क्या बताएं कि इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इज फिल्ड बाय स्टेप वाइज मैनर, कि पहले में 2 है तो उसके बाद 8 8 ऐसे करके। ये न्यूक्लियस हो गया, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। इसमें पहला सेल n = 1 होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे ना आप नोट्स लिख लीजिए, इसका मैं बोलूँगी कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है पोस्टुलेट्स बताइए नील बोर का, आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर ये हो गया और सारा पॉइंट, तो ये नोट्स आप ले लीजिएगा। तो अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपसे कोई एटम दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि इसका वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे लिखेंगे। तो आइए सीखते हैं इसे। तो सबसे पहले आता है वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल क्या होता है, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर वाला जो सेल होता है ना, उसे हम कहते हैं कि वो वैलेंस सेल है। तो चलिए लिखिए, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, ये क्या हो गया, वैलेंस सेल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हम लोग सीख लिए हैं ना, कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं, 2n² से, है ना, अभी हम लोग बोर मॉडल से सीख लिए हैं। उसके बाद तो सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और आउटर मोस्ट में 1 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 11 ही है, तो 10 + 1 11 ही हो गए। तो यानी कि जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो न्यूक्लियस के बाद इसके पास कितने सेल हो गए, 3 सेल हो गए। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में 8 है, और थर्ड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो भी सेल न्यूक्लियस से सबसे दूर वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम का ये वैलेंस सेल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वैलेंस सेल क्या होता है। अब नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम कहेंगे कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, और यू कैन राइट वैलेंस सेल, है ना, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको पूछा जाए कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप लिखेंगे 1 होगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट है वैलेंसी क्या होता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वैलेंसी होता है किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं ना जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो कंबाइंड स्टेट में। तो कंबाइन करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ अपना इलेक्ट्रॉन को, आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोई भी एटम को अपना इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ करना पड़ता है या तो गेन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, ताकि वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट पूरा कर ले, है ना। इसे हम कहते हैं कि वो नोबेल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है एटम, है ना। तो इसीलिए एटम क्या करना चाहता है, कंबाइन। तो वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ये भी लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन टू अचीव
नोबल गैस कन्फिग्रेशन। क्यों नोबल गैस कन्फिग्रेशन? क्योंकि हमको पता है कि नोबल गैस जितने भी एटम्स है ये क्या है, ये सारे स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि उनके पास एक ही सेल है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ड्यूप्लेट पूरा करता है और बाकी सारा ऑक्टेट पूरा करता है। तो ये हो गया वैलेंसी। आपको पूछा जाए ना कि फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाए ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगा एग्जाम में, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो आप कैसे निकालेंगे? तो वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का, 8 है। तो चलिए अब हमको पता चल गया इसका एटॉमिक नंबर, तो अब हम लोग लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अलग अलग सेल में कैसे किया गया है। तो पहला सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल 8 ही है ना इसके पास। तो अब देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, मैंने आपको बताया कि हर कोई नोबल गैस कन्फिग्रेशन मतलब ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो ऑक्सीजन चाहेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर ले। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना कोई भी, तो उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो ये इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी हो जाएगा 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, गेन कर रहा है टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन, इसीलिए इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग और भी एग्जाम्पल सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, है ना, ये हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ये हमेशा वैलिड होगा, मतलब अगर वो एटम न्यूट्रल है या कोई आयन है उसका, तब भी वो उसका प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होगा। लेकिन हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाता है ना, जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या गेन कर लेता है ना, या लूज कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे जब भी आयंस होगा तब हम लोग ये नहीं लिख सकते कि एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, बट ये हमेशा वैलिड होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं मास नंबर क्या होता है। ठीक है, मास क्या होता है, एटम का मास कितना होता है, तो ये किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया है कि सेंटर पे क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और प्लस न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो न्यूट्रॉन के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे, बट 2 चीज़ होता है, आपको पहले से तो पता ही है ना, लेकिन इनकी डिस्कवरी कैसे हुई और क्यों हुई ये हम लोग सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो और हमको पता है कि एटम का जो पूरा मास है वो न्यूक्लियस से ही कंसनट्रेटेड होता है ना, तो बीच में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है मास नंबर। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ अब आपको और आप बताएंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन valency and valence electron of the following। सबसे पहला है सल्फर, दूसरा है N3-, तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए क्लोरीन, फोर्थ ले लेते हैं Mg2+। ठीक है, इन सब का हमको क्या क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कैसे अरेंजमेंट किया गया है अलग अलग सेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी बताना है। ठीक है, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सल्फर का,
तो सल्फर का बताने के लिए सबसे पहले हमको सल्फर का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो बच्चों बताइए सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपको 20 तक तो एटलीस्ट लर्न होना ही चाहिए, है ना। तो देखिए सल्फर का कितना होता है? 16 होता है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, उसके बाद देखिए 10 ऑलरेडी हो गया और 6 होना चाहिए, तो यानी कि 6 हो गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हम लोग हायर क्लासेस में अलग तरह से लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट 10 तक आप लोग को ऐसे ही जानना है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा सल्फर का? तो 6 होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गया। अब आते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होगा सल्फर का? तो देखिए अब सल्फर को आउटर मोस्ट में चाहिए 8, है ना। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करेगा तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एक्सेप्ट करेगा तभी तो ये 8 बनेगा। तो इसका वैलेंसी हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 2 एक्सेप्ट कर रहा है ये। अब आते हैं हम लोग N3- पे। चलिए अब N3- का निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? चलिए देखते हैं। 7 होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए पहले से। तो देखिए 7 होते हैं, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 2,5, बट ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपको आयंस के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ये 3-, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। तो इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर तो 7 ही है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 + 8, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया ये, तो 2 + 8 करेंगे तो यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, है ना। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? N3- का 2,8, 8 हो गया अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ 8 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8। अब बात करते हैं इसकी वैलेंसी की। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? तो देखिए इसको अब N3- को अब कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करना पड़ रहा है ना। अब ये तो स्टेबल हो गया, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तब इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3rd और 4th ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ वैलेंसी के बारे में। अगर मान लीजिए आपके पास आउटर मोस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन 1 to 4 तक है, ठीक है, तो वैलेंसी क्या हो जाता है? वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 1 to 4 क्या हो? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो वैलेंसी किसके बराबर हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए बोरोन की बात करते हैं, तो बोरोन है, तो इसके पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो इसका 5 है एटॉमिक नंबर, तो 2,3, मतलब आउटर मोस्ट में 3 है, तो इसका वैलेंसी भी 3 हो जाएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा? क्योंकि ये 3 को लूज करेगा तो ये हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इसके पास, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। और अगर मान लीजिए 5 to 7 है, ठीक है, 5 to 7 है, या फिर मान लीजिए 5 to 8 है, तब वैलेंसी क्या हो जाता है? वैलेंसी इज इक्वल टू 8- नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फ्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। तो चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, तो यानी कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है ना, 7 है, तो इसमें इसका वैलेंसी हमको फाइंड करने के लिए 8 से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 8 से माइनस करेंगे तो 8 - 7 दैट इज़ 1, है ना। तो यानी कि फ्लोरीन का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बात करें नोबल गैस की, तो 8 - 8 मतलब 0 ही हो जाएगा, उसका वैलेंसी 0 ही होता है। तो ये था वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अभी तक हमें ये पता चला कि न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन ही डिसाइड करते हैं कि उस एटम का मास कितना होगा। लेकिन अब आ रही थी साइंटिस्ट के सामने एक डाउट कब आई? जब उन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम को कंपेयर किया। तो पहले डाउट समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक उसका सॉल्यूशन कैसे समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब उन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम को कंपेयर किया ना, तब उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन के पास तो एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इसका मास देखा तो ये 1 यूनिट के बराबर आया, क्योंकि इसके पास 1 प्रोटॉन है तो 1 यूनिट ही इसका मास हुआ। लेकिन जब हीलियम का मास उन्होंने देखा तो हीलियम के पास कितना होता है? एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है ना। तो इसका भी मास कितना होना चाहिए था? 2 यूनिट के बराबर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं मिला। जब उन्होंने आपके समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि वेइंग बैलेंस में एक तरफ हमने एक हीलियम के एटम को लिया, तो जब इनको बैलेंस किया ना और यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम लिया, तो ये देखा कि जब हमने 2 हाइड्रोजन का यूनिट लिया तब ये इक्वल नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने यहाँ पे 4 लिया ना हाइड्रोजन का यूनिट, तब ये बैलेंस्ड हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि कुछ ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम में जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके मास के लिए, है ना। तो अब आते हैं जेम्स चैडविक सर, जो कि डिस्कवर किए एक दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज न्यूट्रॉन। अब इनकी डिस्कवरी इन्होंने कब की थी? 1932 में। तो चलिए इनकी डिस्कवरी को भी समझ लेते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ था न्यूक्लियर रिएक्शन। आपको पता है न्यूक्लियर वेपन्स ये सब बनने के लिए क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन कराया जाता है। बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है ये रिएक्शन, क्योंकि जनरली केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। तो आइए देखते हैं इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कराया था। तो इन्होंने लिया था हीलियम अल्फा पार्टिकल को, इन्होंने टारगेट कराया किसमें? बेरिलियम एटम के साथ। तो हीलियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। किसके साथ? बेरिलियम के साथ। तो बेरिलियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका मास नंबर 9 होता है। तो जब इन्होंने इसके साथ टारगेट कराया तो देखा बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकला यहाँ से। तो जब इन रेडिएशन को इन्होंने पैराफिन वैक्स से पास कराया तो जो भी मैसिव पार्टिकल्स थे वो यहाँ से बाहर निकल गए, और उनको जब चेक किया तो वो प्रोटॉन्स थे, ठीक है। लेकिन जब इन रेडिएशन का स्टडी किया गया तब उन्हें पता चला कि क्या है, ये जो पार्टिकल्स है, जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, ये न्यूट्रल है। जब इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड से इंड्यूस कराया गया तब देखा कि ये कोई डिफ्लेक्शन शो ही नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है। और जब इसका मास देखा गया तो मास 1 यूनिट के बराबर आया, ठीक है। तो यानी कि इनका एक्सपेक्टेशन था कि 2 और 4 मतलब 2 वाला एटॉमिक नंबर हीलियम का मिलके 4 वाला एटॉमिक नंबर बेरिलियम के साथ बनेगा। तो कोई अगर प्लस कर रहे हैं तो यानी कि 6 वाला कोई एटॉमिक नंबर वाला बनेगा एटम। तो ऑब्वियसली यही बना, लेकिन इसका मास कितना हुआ? 12 हुआ। लेकिन होना कितना चाहिए था? 13 होना चाहिए था। तो जो एक्स्ट्रा था वो क्या था? न्यूट्रॉन। इसका एक मास और ये कोई इसका चार्ज नहीं है ना, 0 चार्ज। तो ये हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन, और यहाँ से हमको पता चला न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन कैसा होता है? मास होता है इसका। मास किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होता है इसका मास, ठीक है। लेकिन ये न्यूट्रल होता है। तो आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप सेमी एलिमेंट का अलग अलग एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट डिफरेंट क्या होता है? मास नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को x से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नीचे में हम क्या लिखते हैं? नीचे में लिखते हैं एटॉमिक नंबर जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर में मास नंबर जिसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सेमी एलिमेंट का अलग अलग एटम है उसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, बट अगर डिफरेंट मास नंबर है तो उसे हम कहते हैं कि वो आइसोटोप्स है। और सेमी एलिमेंट का अलग अलग एटम्स का जो आइसोटोप्स है उसका प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, ठीक है। और आइसोटोप्स ऑफ एटम का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। क्यों केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है? पहले लिख लीजिए, आइसोटोप्स ऑफ एन एटम हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। बट वाई सेम? सेम इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहता है आइसोटोप्स में, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम शो करेगा। बट डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है फिजिकल प्रॉपर्टी।
क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब किस पे डिपेंड करेगा? उस एटम के मास पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एटॉमिक मास क्या होते हैं? फ्रैक्शंस में होते हैं। क्यों फ्रैक्शन में होते हैं? क्योंकि हर एक एलिमेंट का क्या होता है? आइसोटोप्स होता है। एलिमेंट्स आर इन फ्रैक्शन। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स में, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, आइसोटोप्स जो यूरेनियम का होता है दैट इज 238, इसका यूज़ किस में किया जाता है? टू डिटेक्ट द एज ऑफ अर्थ एंड रॉक्स। टू डिटेक्ट एज ऑफ अर्थ एंड रॉक्स। और दूसरा, यूरेनियम का 235 वाला जो आइसोटोप होता है, इसका यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। यूज्ड एज अ फ्यूल इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। थर्ड, आइसोटोप्स कोबाल्ट का किस में यूज किया जाता है? कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है ना? और एक और इसका यूज है क्या? टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर्स। ब्रेन ट्यूमर को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव ब्रेन ट्यूमर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं सोडियम का आइसोटोप्स दैट इज 24 वाला। इसका यूज किस में किया जाता है? टू डिटेक्ट ब्लड क्लॉट। अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है, ठीक से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए सोडियम का आइसोटोप यूज किया जाता है। कौन सा? 24 वाला। टू डिटेक्ट ब्लड क्लॉट। उसी तरह से आयोडीन 131 वाला गॉइटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो ये सब एप्लीकेशंस हो गए आइसोटोप्स का। अब हम लोग आते हैं आइसोबार्स में। अब जानते हैं आइसोबार्स क्या होता है। तो आइसोबार एटम्स होता है डिफरेंट एलिमेंट का। अब डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स है तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, बट सेम क्या होगा? मास नंबर। उसे हम कहते हैं कि वो आइसोबार्स है। तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है और कैल्शियम का होता है 20। तो जब इनका मास नंबर देखा गया तो दोनों का आ गया 40। तो जब ये कंडीशन हो, मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो आइसोबार्स है। तो बच्चों, अब हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।